तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे भूपृष्ठ के संचालन। भूपृष्ठ के संचालन, इसको दूसरे शब्दों में हम कहें तो कहेंगे आंतरिक भूसंचलन। यह आंतरिक भूसंचलन होता क्या है? आज इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे भूपृष्ठ के संचालन। आपके प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल का एक अध्याय। हमें इसके पहले पढ़ना है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत, लेकिन उसको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। भूपृष्ठ के प्रमुख संचालन, दूसरे शब्दों में इसको हम कहते हैं आंतरिक भूसंचलन की क्रियाएं। ये होती क्या हैं, भूगोल के क्षेत्र में इसकी घटनाएं कैसे घटित होती हैं, इन सारी बातों पर थोड़ा सा हम गौर करेंगे, आज प्रकाश डालेंगे। कहते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर और धरातल पर अतीत काल से ही लगातार उथल पुथल संबंधी गतिविधियां चलती रही हैं और पृथ्वी पर निर्माण और विनाश की, नए नए भूपटल के उत्थान की और भूपटल के विनाश की प्रक्रियाएं लगातार चलती हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को कुछ नाम दिया जाता है। ये नाम कौन कौन सी हैं, इसका प्रभाव किस प्रकार का होता है, कुछ हानिकारक प्रभाव, कुछ विनाशकारी और कुछ लाभदायक प्रभाव भी होते हैं। इन सारी बातों को क्रमशः हम देखेंगे। भूपृष्ठ के संचालन या आंतरिक भूसंचलन की क्रियाओं के अंतर्गत हम सबसे पहले देखेंगे कि ये आंतरिक प्रक्रियाएं होती क्या हैं। तो इसमें हम एक छोटा सा हेडिंग डालेंगे, शीर्षक। इसका नाम होगा भूसंचलन की क्रियाएं। भूसंचलन की क्रियाएं क्या होती हैं? कहा जाता है पृथ्वी पर, पृथ्वी के बाहर और भूगर्भ के अंदर अर्थात धरातल में और धरातल के अंदर लगातार उथल-पुथल संबंधी घटनाएं घटित होती हैं, जिनमें भूकंप, ज्वालामुखी, भूमिखंड का ऊपर उठ जाना, अचानक से धंस जाना, पर्वत निर्माण, अपरदन, अपक्षय, ये सारी बातें शामिल होती हैं। इन सभी को सम्मिलित तौर पर हम भूसंचलन की क्रियाएं कहते हैं। थोड़ा सा इसको हम क्रमबद्ध तरीके से विभाजित करने का प्रयास करें तो भूसंचलन संबंधी घटनाएं होती हैं, भूसंचलन संबंधी क्रियाएं। मुख्य तौर पर इन्हें दो भागों में विभक्त किया जाता है। भूसंचलन की क्रियाओं की बात करें तो इसमें दो प्रमुख शक्तियों का योगदान होता है और इसी आधार पर भूसंचलन की क्रियाओं को दो भागों में विभाजित करने का प्रयास किया गया है। पहला, आंतरिक क्रियाएं, या शक्तियां। यहाँ शक्तियां क्यों लिख रहे हैं इसको मैं बताऊंगा बाद में। दूसरा, बहिर्जात बहिर्जात क्रिया अथवा शक्तियां। तो इस तरीके से पृथ्वी पर या भूपटल पर और भूगर्भ के अंदर जो भी हलचलें होती हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं, ये दो रूपों में होती हैं। दो प्रमुख शक्तियां कार्य करती हैं। पहला तो वे शक्तियां जो पृथ्वी के अंदर, भूगर्भ के अंदर जो शक्तियां कार्य करती हैं, वही दरअसल आंतरिक शक्ति या
आंतरिक क्रियाओं में शामिल होती हैं। इसके अंतर्गत कौन-कौन सी प्रमुख घटनाएँ शामिल की जाती हैं, इसको हम नीचे देखेंगे। दूसरा होता है बहिर्जात क्रिया या बहिर्जात शक्तियाँ। पृथ्वी के भूगर्भ के अंदर तो बहुत सारी उथल-पुथल संबंधी घटनाएँ होती ही हैं। जब हम धरातल पर आते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी घटनाएँ घटित होती हैं, जो कि पृथ्वी के धरातल पर घटती हैं और इनमें पृथ्वी के ऊपर क्रियाशील शक्तियों का योगदान होता है और इसीलिए हम इसे बहिर्जात शक्तियाँ अथवा बहिर्जात क्रिया कहते हैं। आइए एक नज़र डालते हैं आंतरिक क्रियाओं के अंतर्गत कौन-कौन सी शक्तियाँ आती हैं या आंतरिक शक्तियों में और बहिर्जात शक्तियों में किन्हें शामिल करते हैं। दोनों को श्रेणीबद्ध तरीके से हम देखते हैं। सबसे पहले हम आंतरिक शक्तियों की बात करेंगे। आंतरिक शक्तियों में मुख्य तौर पर 2 शक्तियाँ विशेष तौर पर कार्य करती हैं। पहला है पटल विरूपण शक्तियाँ। पटल विरूपण शक्तियाँ। वहीं दूसरे प्रकार की शक्ति को हम नाम देते हैं आकस्मिक अंतर्जात शक्ति। आकस्मिक अंतर्जात शक्ति। 2 प्रकार से ये शक्तियाँ कार्य करती हैं। अब इसे भी थोड़ा-सा विभाजित किया गया है। जैसे पटल विरूपण शक्तियों को मुख्य तौर पर हम देखते हैं 2 भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ आपको समझना होगा पटल विरूपण शक्तियाँ वास्तव में होती क्या हैं। तो पृथ्वी पर कुछ ऐसी शक्तियाँ कार्य करती हैं जो धरातल पर नए-नए स्थलाकृतियों का निर्माण करती हैं और जो धरातल के बिल्कुल ऊपर दिखाई देती हैं। इन्हें हम पटल विरूपण शक्तियाँ कहते हैं। आकस्मिक अंतर्जात शक्ति के अंतर्गत मुख्य तौर पर भूकंप और ज्वालामुखी क्रियाएँ ही शामिल होती हैं, जो पृथ्वी के अंदर घटित होती हैं। पटल विरूपण शक्तियों को हम विभाजित करें तो एक है महादेशजनक बल। महादेशजनक बल। वहीं पटल विरूपण शक्ति का दूसरा भाग पर्वत निर्माणकारी शक्तियों में शामिल होता है या कहलाता है। पर्वत निर्माणकारी। इस तरीके से पटल विरूपण शक्ति को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। महादेशजनक बल अर्थात कहा जाता है कि महाद्वीपों का स्थल भागों का निर्माण करने में जिस भी शक्तियों का योगदान होता है, जो बल कार्य करते हैं, उन्हें दरअसल हम महादेशजनक बल कहते हैं। महादेशजनक बल में मुख्य तौर पर 2 शक्तियाँ कार्य करती हैं। ये सभी इनके उपविभाजन हैं, उपभाग हैं। महादेशजनक बल के अंतर्गत हम ज्वालामुखी को शामिल करते हैं। वहीं पर्वत निर्माणकारी शक्ति की बात की जाए तो पर्वत निर्माणकारी शक्ति के अंतर्गत हम अधोमुखी शक्तियों का वर्णन करेंगे। अधोमुखी शक्ति। अधोमुखी शक्ति इसके अतिरिक्त पर्वत निर्माणकारी शक्तियों में और भी शक्तियाँ शामिल होती हैं। जैसे
पर्वत निर्माणकारी शक्तियों में लिखिए, पहला है तनाव, दूसरा लिखिए संपीड़न। तनाव और संपीड़न की दो प्रमुख शक्तियाँ कार्य करती हैं पर्वत निर्माणकारी शक्तियों के अंतर्गत। इसके माध्यम से कौन-कौन सी गतिविधियाँ संपन्न होती हैं। सबसे पहले हम तनाव को देखेंगे। यदि हम तनाव की बात करें तो तनाव के द्वारा जो क्रियाएँ होती हैं वह चटकन और दूसरा भ्रंशन। दो प्रकार की क्रियाएँ धरातल पर आपको दिखाई देंगी, जो कि तनाव के माध्यम से होती हैं, भूपृष्ठ पर पड़ने वाले तनाव के माध्यम से। संपीड़न के माध्यम से मुख्य तौर पर जो क्रियाएँ होती हैं, उनमें सबसे पहले आता है संवलन और दूसरे में आएगा वलन। इस तरीके से संवलन और वलन की क्रियाएँ होती हैं, जो संपीड़न के द्वारा संचालित होती हैं। इसके भी अंदर ढेर सारे उपविभाग हैं, जिन्हें हम क्रमशः आगे देखेंगे। इससे बिल्कुल अलग हम बात करें अगर बहिर्जात शक्तियों की या बहिर्जनित क्रियाएँ, भूगर्भ के भूगर्भ में या पृथ्वी के आंतरिक भागों से हम बिल्कुल पृथ्वी के धरातल पर आते हैं। आंतरिक क्रियाओं के द्वारा जो भी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं, उनका जैसे ही निर्माण होता है तो उस पर बहिर्जात शक्तियाँ अपना कार्य करना आरंभ कर देती हैं। और इन्हीं बहिर्जात शक्तियों में हम कुछ विशेष शक्तियों का ज़िक्र करेंगे। बहिर्जात शक्तियों में नाम आता है सबसे पहले अनाच्छादन का। अनाच्छादन अर्थात उदाहरण के लिए मैं कहूँ तो पृथ्वी पर पर्वत का निर्माण होता है। उसके निर्माण होने के साथ ही उसके अपरदन की क्रियाएँ प्रारंभ हो जाती हैं। तो इसे ही दरअसल हम अनाच्छादन कहते हैं। कहा जाता है कि पृथ्वी पर विषमताएँ अथवा असमतल धरातल का निर्माण या फिर पृथ्वी पर विषमताएँ लाने का कार्य आंतरिक शक्तियाँ करती हैं और उनको समतल या उनमें समानता स्थापित करने का काम बहिर्जात शक्तियाँ करती हैं। इसे ही हम कहते हैं आंतरिक बल और बाह्य बल के द्वारा किए जाने वाले कार्य, जो कि पृथ्वी पर संपन्न होते हैं। अनाच्छादन में हम शामिल करेंगे मुख्य तौर पर अपक्षय। अपक्षय जो कि शैलों का होता है, चट्टानों का होता है। और इसके अतिरिक्त हम अपरदन को भी शामिल कर सकते हैं। आपने सुना ही होगा अपक्षय और अपरदन की जो क्रियाएँ होती हैं। अपक्षय और अपरदन की हम बात करें तो ये मुख्य तौर पर 2 तरीके से 4 प्रकार से संपन्न होता है। पहला बहता जल, दूसरा पवन, तीसरा हिमनद, चौथा सागरीय लहरें। ये चारों प्रकार मुख्य तौर पर अपरदन के संदर्भ में उपयोग किया जाता है, किंतु अपक्षय संबंधी क्रियाओं में भी इनका योगदान होता है। लेकिन हम अ, सर्वाधिक अपरदन से जोड़कर देखेंगे इन चारों शक्तियों को, अर्थात बहता जल, पवन, हिमनद और सागरीय लहरें। इसके अलावा और भी बहुत सारी अ, शक्तियाँ कार्य करती हैं जो बहिर्जात शक्तियों में शामिल की जाती हैं।
आइए एक नज़र इन पे डालते हैं। ज्वालामुखी, भूकंप, भूकंप के अतिरिक्त आप लिखेंगे भूस्खलन, भूस्खलन के अलावा आप लिख सकते हैं एक विशेष शब्द है एथलॉन्ग्स। ये क्या होता है इसे आगे हम देखेंगे। साथ ही एक है पर्वतों का टूटकर गिरना। पर्वतों का टूटकर गिरना। अब यहाँ आप समझिए कि ये भूपृष्ठ की क्रियाएं होती क्या हैं या भू संचलन की क्रियाएं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमारी पृथ्वी हर जगह एक जैसी नहीं है। अर्थात आपको कहीं पर्वत दिखाई देगा, कहीं पठार, कहीं मैदान, कहीं नदी घाटियां, कहीं रेगिस्तान इत्यादि। कहा जाता है पृथ्वी के अंदर जितनी भी परिवर्तनकारी शक्तियां होती हैं वे किसी न किसी रूप में धरातल को असमतल का करने का कार्य करती हैं और इन्हीं असमतल भाग को दरअसल बराबर या समतल करने की प्रक्रिया बहिर्जात शक्तियों के द्वारा किया जाता है जो पृथ्वी के बिल्कुल ऊपर कार्य करती हैं, एक धरातल के अंदर और दूसरी धरातल के बाहर धरातल पर। तो असमतल और समतलन करने की दोनों शक्तियां निरंतर कार्य करती हैं और इस तरीके से हम देखते हैं कि एक भौगोलिक चक्र चलता रहता है। पृथ्वी के निर्माण और फिर उसमें संशोधन, फिर उसके विनाश और इस तरीके से एक प्रक्रिया चलती है। आइए थोड़ा सा इसको हम विस्तार रूप में देखें कि समतलन और असमतलन या आंतरिक शक्तियों और बाह्य बाहिर बहिर्जात शक्तियों की जो आपसी क्रियाएं होती हैं ये किस तरीके से कार्य करती हैं, थोड़ा सा और हम इसको गहराई से देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा हुआ है भू संचलन की क्रियाएं, अर्थात पृथ्वी पर घटित उथल पुथल की घटनाएं। मुख्य तौर पर इन्हें हम दो श्रेणियों में रखेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। पहले श्रेणी में हम रखेंगे दीर्घकालीन या लंबे समय तक घटित होने वाली, धीमे गति से घटित होने वाली भू संचलन की क्रियाओं को, जिसमें आंतरिक शक्तियां भी शामिल होंगी और बाह्य शक्तियां भी। दूसरी श्रेणी में हम उन शक्तियों को या भू संचलन की उन क्रियाओं को शामिल करेंगे जो बहुत ही तीव्र गति से घटित होती हैं, जिनके घटित होने की अवधि बेहद कम होती है। ए बिंदु या अ पॉइंट के नाम से आप लिख सकते हैं इसे दीर्घकालिक या मंद भू संचलन। दीर्घकालीन या मंद भू संचलन ये होता क्या है इसे थोड़ा सा हम देखते हैं। मुख्य तौर पर कहा जाता है कि पृथ्वी पर व्यापक परिवर्तन करने वाली शक्तियां होती हैं ये। यदि हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर पर्वतों का निर्माण या पठारों का निर्माण या विस्तृत मैदानों का निर्माण ये किसी आकस्मिक घटना अथवा क्रिया का परिणाम नहीं होता है, किंतु लगातार लाखों करोड़ों सालों तक कुछ निश्चित शक्तियां लगातार कार्य करती हैं और
भूपटल को असमतल करती हैं, चाहे वह पर्वत निर्माण के रूप में हो, मैदान के रूप में हो या फिर पठार के रूप में या अन्य किसी भौतिक स्थलाकृति के निर्माण के रूप में। लेकिन कहा जाता है दीर्घकालीन या मंद भू संचालन में वे सभी शक्तियाँ होती हैं, क्रियाएँ शामिल होती हैं, जिनके माध्यम से पृथ्वी पर लंबे समय तक परिवर्तन और असंतुलन का एक कार्य होता है। पृथ्वी पर नई स्थलाकृति का जन्म होता है और किसी भी नई स्थलाकृति का जन्म होना अर्थात यह एक बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है, लंबी अवधि की प्रक्रिया। और जहाँ भी लंबी अवधि की प्रक्रियाएँ संचालित होती हैं, ये अ, बहुत ही बड़े पैमाने पर या एक विस्तृत भूभाग को परिवर्तित करने का कार्य करती है। दीर्घकालीन या मंद भू संचलन को हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। इनको हम कैटेगराइज़ करें श्रेणीवार, तो मुख्य तौर पर 2 भागों में इन्हें हम विभाजित करेंगे। पहला, महाद्वीपीय निर्माणकारी संचलन। महाद्वीपीय निर्माणकारी संचलन। वहीं नंबर 2 पे हम लिखेंगे पर्वत निर्माणकारी संचलन। पर्वत निर्माणकारी संचलन। इस प्रकार से आप पाएंगे कि दीर्घकालीन या मंद भू संचलन में मुख्य तौर पर हमारे पृथ्वी पर स्थल खंडों का निर्माण या महाद्वीपों के निर्माण से संबंधित शक्तियाँ शामिल होती हैं। वहीं पर्वत निर्माण की बात करें तो इसमें भी दीर्घकालीन या मंद भू संचलन की भूमिकाएं होती हैं, अर्थात पर्वत निर्माण संबंधी शक्तियाँ बहुत व्यापक पैमाने पर और धीमे गति से कार्य करती हैं। थोड़ा सा इसको और गहराई से देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महाद्वीप निर्माणकारी संचालन। महाद्वीप निर्माणकारी संचालन की हम बात करें तो इसमें विशेष तौर पर कुछ अ, भूगर्भिक कार्यों को या भूगर्भिक घटनाओं को शामिल किया जाता है। भूपटल पर घटने वाली कुछ घटनाओं को, जैसे भूपटल का उत्थान, भूपटल का उत्थान जिसके माध्यम से किसी नए भूखंड का निर्माण होता है। भूमि का उठना सीधा-सीधा कहलाता है भूपटल का उत्थान। एक है निमज्जन की क्रियाएं। सरल शब्दों में इसे हम कहें तो भूमि के धसाव की प्रक्रिया, जिससे स्थल भागों का विनाश होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं 2 प्रमुख घटनाएं शामिल होती हैं पर्वत निर्माणकारी संचालन में। कहा जाता है कि ये सारे कार्य ये या फिर ये सारी शक्तियां लंबवत दिशा में कार्य करती हैं। लंबवत गति से कार्य। वहीं अगर हम दूसरे रूप में बात करें पर्वत निर्माणकारी संचालन की,
पर्वत निर्माणकारी संचालन में जो कार्य शामिल हैं या फिर जो घटनाएँ घटित होती हैं, जो क्रियाएँ होती हैं, उनमें मुख्य तौर पर आता है वलन और भ्रंशन। वलन वलन का सीधा सा अर्थ होता है शैलों का मुड़ना। वहीं यदि हम भ्रंशन की बात करें, तो भ्रंशन का अर्थ होता है शैलों का टूटना। शैलों का मुड़ना और शैलों का टूटना जिसके माध्यम से पर्वत निर्माण संबंधी घटनाएँ संपन्न होती हैं। ये सारी शक्तियाँ, ये सारे कार्य भूपटल पर किस तरीके से संपन्न होते हैं, इनको थोड़ा हम और विस्तारित रूप में कल देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम देखेंगे वलन या फ़ोल्ड, शैलें किस प्रकार से मुड़ती हैं, वलन के कितने प्रकार होते हैं, इत्यादि। चलिए आज के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार का आपको कोई संदेह होता है, कोई डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिएगा। आपके शंका का समाधान अगले वीडियो में किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वलन के साथ।